बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान में बहुत से महाज़ खुले हुए हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद पेचीदा होंगे और कुछ गुत्थियाँ ऐसी हैं जो सुलझाते हुए मज़ीद उलझती जा रही हैं। इस सब के अंदर बहुत सी फ़ॉल्ट लाइन्स भी हैं और इन फ़ॉल्ट लाइन्स को गाहे बगाहे एक्सप्लॉइट भी किया जाता है और इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। इस सब के अंदर एक खौफनाक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और ये रिपोर्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अहम तरीन इदारे हैं उनके हवाले से बड़ी अहम है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक बारीक वारदात का अंसर है और एक ऐसा इस सब के अंदर नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में जब रखूँगा तो आपके सामने चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज और इमरान खान के दरमियान एक नया महाज़ इस वक्त खोलने के लिए इस तरह के जो अवामिल हैं और इस तरह की जो बारीक वारदातें हैं वो बड़ी अहम होती हैं। और रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर या तो सिचुएशन होती है और उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर जो हालात हैं उनकी नज़ाकत को समझते हुए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिसमें मामलात ख़राब हों। इस सब में वो एंगल है मेरे पास और वो डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिव जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जिनकी शनाख्त करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस स्पेसिफिक रिपोर्ट बाय BBC, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। क्योंकि आप अगर देखें कि जब पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है, रीसेंट टाइम्स के अंदर भी आप देखें और उस वक्त से लेकर अभी तक देखें, जब से इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार से अलग हुए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, PDM ने इक़्तिदार संभाला, उसके बाद ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उनके साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़राब थे और किसी भी सूरत मामलात जो हैं वो ठीक नहीं थे। और फिर ऑब्वियसली जब नए आर्मी चीफ़ आए तो उनके साथ भी उनकी तैनाती के मामले से लेकर बाद तक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ऑब्वियसली खान साहब ऑल्सो हैड अ हिस्ट्री विद द करंट आर्मी चीफ़, क्योंकि वो DG ISI थे और ये मौक़िफ़ बहुत से सहाफ़ी दे चुके हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें हटाया और इस बेस पे हटाया, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस बेस पे इमरान खान साहब ने उन्हें उनके ओहदे से हटाकर उनकी पोस्टिंग की कि वो जो है उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन जो है मुबैना तौर पर उसे बेनकाब किया और उसके बारे में खान साहब को इन्फॉर्म किया। ये थ्योरी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से दी जाती है। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस वक्त ऑब्वियसली बहुत सी दूरियां हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। ऑल्दो इन दूरियों को दूर करने के लिए और इन दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील करने के लिए और जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल करने के लिए कुछ कोशिशें होती रहती हैं, कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो चलते रहते हैं और इस सब के अंदर खान साहब को भी कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। खान साहब तो उन ऑप्शंस के ऊपर नहीं आते जो मुल्क छोड़ने वाले हैं या इस तरह के, लेकिन बहुत सी कोशिशें हुई हैं। और मैं वैसे भी खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से पहले भी ये बात करता हूँ। वो शेर याद आता है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो वही मामला हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो आइंदा इलेक्शन में उतरने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट या सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए के साथ नहीं उतर रही। और अगर आप वैसे देखें भी तो ओवरऑल ऑब्जर्व करें तो वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे फन्ने खान, वो सारे के सारे मज़ाहमती लोग जो इमरान खान साहब को ये कहते थे, उनकी किचन कैबिनेट में कुछ लोग थे जो मफाहमत की बात करते थे, उनकी किचन कैबिनेट में कुछ लोग थे जो मज़ाहमत की बात करते थे। जो मज़ाहमत की बात करते थे वो कहते थे कि ये जो मफाहमत की बात करने वाले हैं ये बुज़दिल हैं, हम बहादुर हैं, हमें दिलेरी दिखानी पड़ेगी और बुज़दिली कुछ नहीं होती। लेकिन वक्त ने साबित किया कि उन मज़ाहमत पसंद जो मुशीर हैं उनसे ज़्यादा बुज़दिल भी कोई नहीं था, क्योंकि जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने तो एक दिन भी नहीं लगाया। और वो सारे लोग जो इमरान खान साहब को मफाहमत की बात करते थे, जो कहते थे कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके साथ किसी भी तरह की महाजराई नहीं करनी चाहिए, वो आज इदारों की नाराज़गी भी किसी हद तक बर्दाश्त करते हुए इमरान खान साहब के साथ हैं। तो आप यहीं से समझ जाएं। और ऑब्वियसली मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स के लिए भी एंड स्पेसिफिकली ऑन सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट बेस है उनके लिए भी, कि आपने जोश अच्छा होता है लेकिन उसके साथ कभी होश का दामन नहीं छोड़ना। बहुत से लोगों को गाय बगाए ये बात बुरी लगती है कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, आप भी
भी उन्हीं ओपिनियन मेकर्स की तरह मज़ाहमत जो है उसकी बात करें, क्योंकि इट साउंड्स वेरी गुड और वो बोलते हुए भी इनकलाबी आपको फ़ील होता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमने वो चीज़ देखनी है जिसका फ़ायदा मुल्क को हो, और जिस चीज़ से अगर मुल्क को नुकसान होता है हमने उस तरफ जाना ही नहीं है, उस गली जाने का, बल्कि उसका रास्ता पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जिस गली आपने ना जाना हो। तो मैं उस चीज़ को कभी टच ही नहीं करता। लेकिन आप ये देखें कि जब अभी रिसेंटली भी और इससे पहले भी जब इस तरह के मामलात हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इशू हुआ है, इवन आप देखें कि जो बलूचिस्तान के अंदर जनरल साहब जब शहीद हुए थे उस वक्त भी एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया दुश्मन मुल्क की तरफ से, और उसके अंदर फिर ये भी था कि पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम लगा। पीटीआई ने उसके अंदर कुछ सबूत दिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के भेस में आके पीटीआई के लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं, और ये ऑन पर्पज़ किया जा रहा था। उसके बाद बहुत सी चीज़ें आज के दिन तक अगर आप देखें, अभी रिसेंट जो मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है उस चीज़ के ऊपर भी बहुत से लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, और मैंने उस वक्त भी ये बात कही कि प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। इवन जो एलओसी के ऊपर भारत ने इश्ताल अंगेज़ी की, मैंने उस पर भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो दुश्मन मुल्क है वो प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि वो आपकी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और एक जो ऑलरेडी कशीदगी है, और कशीदगी तो है, उसे हमें इग्नोर तो नहीं कर सकते, उसे वो एक्सप्लॉइट करके मज़ीद चाहता है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। अब इस सब में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ लोग आपके अपने बन के आपकी सफ़ों में दाखिल होके बहुत ऐसी बातें करते हैं, इश्ताल दिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या कोई भी पाकिस्तानी हो जो मुहिब वतन है, उसे इन चीज़ों से बड़ा होशियार रहना चाहिए। हर चीज़ को नाप तोल के, हर ख़बर जो पहुँचे उसके ऊपर ख़ुद अपनी जो सोच है, अपनी लॉजिक है, अपनी मंतक है, उसे ज़रूर अप्लाई करें, सिर्फ रेले में नहीं बहना होता। अब आप रिसेंट देखें कि पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो है ये BBC ने दी है, और मैं इस रिपोर्ट का बड़ा तफसीली पोस्टमार्टम करूँगा, और ये इस रिपोर्ट की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले भी कुछ इल्ज़ामात लगते आए हैं कि यूक्रेन जो है उसे इस सब के अंदर रूस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने हथियार फराहम किए हैं। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस इस ख़बर की जितनी मरतबा ये ख़बर आई है उससे ज़्यादा मरतबा ही कम से कम इसकी तरदीद कर चुका होगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि मेरी जेब में पड़ी थी मैंने कहा ये लो जी हथियार, कोई एक पिस्टल तो पकड़ाना नहीं होता, ये बड़े लेवल पे हथियार होते हैं। तो हथियार अगर जाते तो पता भी चलता है, और ऑब्वियसली डील्स मंजर आम पर भी आ जाती हैं। ऐसे तो नहीं होता कि अंडर द टेबल स्टेट्स के दरमियान कोई डील्स हों। लेकिन अब BBC जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, और मैं इस रिपोर्ट के मंदरजात आपके सामने रखता हूँ, फिर हम बारीक वारदात को भी समझते हैं। और इसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुस्तकबिल में तारीखी बुलंदियों को छुएंगे। जब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने 12 अगस्त 2022 को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड में इस उम्मीद का इजहार किया और ये जुमला बोला, तो उसी रोज़ बरतानिया का एक फ़ौजी माल बरदार तैयारा रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरा। आइंदा आने वाले दिनों में रॉयल एयरफोर्स का यही तैयारा 5 मरतबा नूर खान एयरबेस पे उतरा, यानी बरतानिया का एक जो तैयारा है वो 5 मरतबा उसके बाद नूर खान एयरबेस पे उतरा। हर बार ये तैयारा नूर खान एयरबेस से कुब्रस में वाक़ बरतानवी फ़ौजी अड्डे करोतरी और फिर वहाँ से रोमानिया जाता रहा। वो भी एक ऐसे वक्त में जब रोमानिया के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में रूस ने जंग छेड़ रखी थी। यानी ये जो मौक़िफ़ दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में ये पहले बरतानिया के अड्डे पे जाता था, फिर बरतानिया के अड्डे से ये जाता था रोमानिया, और रोमानिया एक ऐसे वक्त पे चूँकि रोमानिया का हमसाया यूक्रेन है, तो इसमें इसे जो डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं वो आप समझें। अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार यूक्रेन में पाकिस्तानी असलहे की मौजूदगी की तरदीद की है, लेकिन साथ ही ब्लैक मार्केट से इन हथियारों के यूक्रेन पहुँचने के इम्कान का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा वजाहत के साथ ये बताया गया है कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन तनाज़े में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, कोई साइड्स नहीं ले रहा। मगर इस दौरान जहाँ अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में दरकार असलहे की मांग पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं BBC को कुछ ऐसी दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल हुई है जो चंद सवालात को जन्म देती है। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि BBC के पास मौजूद दस्तावेज़ात से ये ज़ाहिर होता है कि अगस्त 2022 में पाकिस्तान ने 2 प्राइवेट अमरीकी मिलिट्री कंपनियों के साथ $364 मिलियन के असलहे की फ़रोख्त के मुआहदे किए, जिसके तहत इन कंपनियों को पाकिस्तान की जानिब से 155 mm गोले जो हैं वो बेचे गए। ताहम इन मुआहदों से मुतल्लिक बरतानिया और पाकिस्तान में बरती जाने वाली राजदारी इन पर सवालात खड़े करती है। सोच नामी एक फैक्ट चेकर ने हाल ही में दावा किया है कि पाकिस्तान ने दर हकीकत इन 2 अमरीकी प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए यूक्रेन को हथियार भेजे, शायद इसलिए इन मुआहदों से जुड़े बहुत से हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं आए। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं
हैं कि जी BBC की तहकीक के मुताबिक मिलिट्री और दीगर जो नामी अमेरिकन कंपनीज़ हैं उन्होंने 155 mm गोले ख़रीदने के 2 मुआहदे पाकिस्तान के साथ किए और अमेरिका के फेडरल प्रोक्योरमेंट डाटा सिस्टम से हासिल करदा मुआहदों की तफसीलात से ये वाज़ेह होता है कि ये मुआहदे पाकिस्तान से ख़रीदे गए। दोनों मुआहदों पर 17 अगस्त 2022 को दस्तखत हुए। ये मुआहदे बिलखुसूस 155 mm के गोलों के लिए थे। ग्लोबल मिलिट्री के साथ $232 मिलियन और दूसरी कंपनी के साथ $131 मिलियन का एक जो मुआहदा है वो हुआ। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये जो बात कही जा रही है और पाकिस्तान के हवाले से बता रहे हैं कि ये जो 155 mm गोला है जो POF फैक्ट्री में बनता है ये बेसिकली बहुत मकबूल है और ये माजी की बहुत सी जंगों में इस्तेमाल हो चुका है, चाहे वो दोनों आलमी जंगें हों, पाकिस्तान इंडिया की 65 की जंग हो या 1967 की जो अरब इसराइल जंग है उसके अंदर भी ये बेसिकली इस्तेमाल हुए थे। अब इस सब के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें तो कही जा रही हैं और ये एक बहुत तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी ये डायरेक्ट बात नहीं की गई और इसमें यही एक इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है कि शायद जी ये यूक्रेन के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन बड़े बारीक तरीके से। और इस सब के अंदर कहीं पर यह नहीं लिखा कि यह हथियार पाकिस्तान ने यूक्रेन को दिए हैं और जैसे अमेरिका या NATO दे रहे हैं उस तरीके से कहीं पर नहीं लिखा कि हम खुल के यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और इसकी मजम्मत भी और इसकी बल्कि तरदीद भी पाकिस्तान कर चुका है। अगर जस्ट इन केस चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ऑल्दो ऐसी हकीकत नहीं है और पाकिस्तान के स्टेट का भी ये मौक़िफ़ है, अगर तो बेचे हैं या UK को दिए हैं और UK ने आगे जहाँ पर भी दे दिए हैं या अमेरिका को दिए हैं, जिसे भी दिए हैं या जिसे भी बेचे हैं, तो इसमें गलत क्या है? पहला सवाल एक बड़ा बेसिक सा है। अगर यूक्रेन को भी बेचा है तो फिर क्या गलत है? इसमें एक सवाल तो ये भी है क्योंकि क्या रशिया पाक इंडिया वॉर्स के अंदर जो इंडिया है उसे असला नहीं प्रोवाइड करता रहा है? क्या रूस आज भी इंडिया को प्रोवाइड नहीं कर रहा असला? ऑब्वियसली कर रहा है। दीगर ममालिक वेस्ट के कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ बिजनेस। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूँ कि ये बेसिकली जो रिपोर्ट है मैं इसे और तनाजुर में देख रहा हूँ। मैं इस रिपोर्ट को जो पाकिस्तान में ऑलरेडी एक जारी फूट है उसके तनाजुर में देखते हुए मेरे लिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट से वैसे देखा जाए तो कि आम पाकिस्तानी का क्या लेना देना है, मुझे नहीं लगता इससे कोई लेना देना है। और अगर BBC जो है उसकी मान के आम पाकिस्तानी इस रिपोर्ट को हवा देता है और सिक्योरिटी मामलात हैं उनको चलाने वालों के ख़िलाफ़ इससे एक प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च होती है और ऑलरेडी एक फॉल्ट लाइन है और उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और ऑब्वियसली इसमें जज्बातियत का आंसर भी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठ के आपको पता है कि किस तरह से बिल्कुल लड़वाने की कोशिश, और जो लड़वाने वाले हैं आपने देख लिया कि वो सबसे पहले भागने वाले होते हैं क्योंकि वो सगे नहीं है किसी के, वो खान साहब के भी सगे नहीं हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात इस पे बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ, जो इदारों से खान साहब को लड़वाने की बात करते हैं और जो शय देते हैं या PTI के सपोर्टर्स को भी शय देते हैं वो खान साहब के सगे नहीं हो सकते। और ये बात मैं किसी डर या खौफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और हमने वही बात करनी है जो आज से 1.5 साल पहले मैं कर रहा था, आज भी उसी मौक़िफ़ में हूँ। और क्योंकि हमने देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, मुल्क के लिए जो लीडर बेहतर है उसके लिए क्या बेहतर है और इदारों के लिए क्या बेहतर है, मुल्क की असास और बका के लिए क्या बेहतर है। तो बहुत सी ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं जिन्हें गाहे बगाए सोशल मीडिया पर अभी आप रिपोर्ट देखेंगे इसे बहुत ज़्यादा उछाला जाएगा और मैं इसीलिए ये पेशगी वीडियो बना के आपके सामने नुक्ता रख रहा हूँ कि इस पूरे मामले को आपने समझना है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक। जिंदाबाद।